अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे शादीशुदा जोड़े की कहानी है जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप लोग हैरान रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी होता है। लेकिन ये बात भी सच है कि इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप अपनी बीवियों के मामले में पहले से कुछ ज़्यादा मोहतात हो जाएं और बीवियां अपने शौहरों के मामले में। चले आए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम लुबना है लेकिन सब मुझे लब्बो कहा करते और ये बात मेरे दिल को हमेशा चुभती थी। मैं जब भी ये लफ्ज़ सुनती तो मुझे लगता जैसे मेरा मजाक उड़ाया जा रहा हो, जैसे मेरी असल पहचान को दबाया जा रहा हो। मेरे अंदर एक अजीब सी बेजारी पैदा होती थी क्योंकि ये नाम मुझे मेरे गांव की याद दिलाता था और गांव की वो ज़िंदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं चाहती थी कि मैं गांव की तंग सोच और पेंडूपन से निकल के एक नई दुनिया में जाऊं, जहाँ सब कुछ जदीद हो, सब कुछ साफ सुथरा हो और हर एक की ज़ुबान पे तहजीब झलकती हो। मैं अपने माँ बाप को बार बार समझाती थी कि भाई पंजाबी ज़ुबान में बात ना करें, उर्दू बोलें, क्योंकि मैं चाहती थी कि हम दूसरों को ये दिखा सके कि हम भी पढ़े लिखे लोग हैं और हमें भी शहरी अंदाज आता है। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी ना हुई। वो अपनी आदतों के ही इतने पक्के थे और उन्हें अपने तरीके पे ही खुशी थी। लेकिन मेरा दिल हमेशा एक ही ख्वाहिश करता था कि मेरी शादी किसी ऐसे लड़के से हो जाए जो अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, जदीद सोच रखता हो और मुझे वो सब की सब सहूलतें दे सके जिनका ख्वाब मैंने हमेशा देखा था। मैं चाहती थी कि वो एक ऐसे बंगले में हो जहाँ शान और शौकत हो, जहाँ किसी की मुदाखलत ना हो, जहाँ मैं अपने अंदाज से अपनी ज़िंदगी जी सकूं। मेरी ये ख्वाहिश सुन के कई बार लोग हंसते, कहते गांव की लड़की खामखा शहरों के ख्वाब देख रही है। लेकिन मेरे दिल को तो यकीन था कि मैं वो ज़िंदगी ज़रूर जीने जा रही हूँ। एक दिन मेरी माँ ने बताया कि एक रिश्ता आया है। ये रिश्ता जुनैद नाम के लड़के का है। लड़का कारोबारी है, अमीर है, डिफेंस में उसका अपना बंगला है, गाड़ी है और वो शक्ल सूरत में भी अच्छा है। ये सुन के मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना न रहा। मुझे लगा जैसे मेरी दुआएं कबूल हो गई हों। लेकिन साथ ही एक मसला भी था। वो मसला ये था कि जुनैद का कोई घरवाला नहीं था, ना माँ, ना बाप, ना बहन, ना भाई। वो बिल्कुल अकेला था। ये बात सुन के मेरे अपने घर वाले परेशान हो गए। उनको लगा कि अगर कल को कोई झगड़ा हुआ तो बीच में सुलह सफाई के लिए कोई नहीं होगा और अगर मियाँ बीवी में कोई मसला हो गया तो लड़की किसके पास जाके रहेगी या किसके सामने अपनी बात को रखेगी। इन सब बातों ने घर वालों को सोचने पे मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा ये रिश्ता इतना मुनासिब नहीं, लेकिन मेरा दिल तो अपनी ज़िद पे कायम था। मैंने माँ को कहा कि मैं जुनैद से ही शादी करूँगी। माँ ने हैरान होकर पूछा, लुबना तू समझ भी रही है कि क्या कह रही है? ये लड़का अकेला है, कल को अगर कोई लड़ाई हो गई तो तुझे कौन बचाएगा? मैंने मुस्कुरा के कहा कि असल लड़ाइयाँ तो तीसरी तरफ से ही निकलती हैं ना। जब दरमियान में लोग होते हैं तो वो भड़काते हैं। अगर कोई बीच में ही ना हो तो मियाँ बीवी अपनी बात खुद ही संभाल लेते हैं। मेरी ये बात माँ के दिल को लग गई। उन्हें लगा कि शायद मैं सही कह रही हूँ। उन्होंने बाबा को समझाया कि लड़का अच्छा है, अमीर है, शरीफ है, कारोबार है, शक्ल सूरत की भी कमी नहीं। अगर घर वाले नहीं है तो क्या हुआ, कम से कम कोई दूसरा रिश्तेदार भी नहीं है जो बीच में आके फसाद डाले। आखिरकार माँ ने बाबा को मना ही लिया और इस तरह मेरा रिश्ता जुनैद से तय कर दिया गया। जब शादी हुई तो मैं अपने ख्वाबों की दुनिया में कदम रख चुकी थी। मैं एक बड़े शहर आ गई और डिफेंस के एक बंगले में रहने लगी। वो बंगला बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन मेरे लिए किसी महल से कम नहीं था। मुझे लगा जैसे मेरी ज़िंदगी ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी ये थी कि मुझे ना सास का सामना करना था, ना ससुर का, ना कोई नंद, ना देवर, ना भाभी, ना खाला, ना फुप्पो। बस मैं और मेरा शौहर थे और कोई भी नहीं था। ये वो सुकून था जिसका ख्वाब मैंने बचपन से देखा था कि मियाँ बीवी की ज़िंदगी में कोई तीसरा ना हो। जुनैद भी बहुत अच्छा था। वो सुबह सवेरे अपने काम पे चला जाता और रात को वापस आता तो मैंने उसके लिए खाना तैयार करके रखा होता। कभी हम घर पे बैठ के खा लेते और कभी वो मुझे बड़े बड़े होटलों में डिनर के लिए ले जाता। शहर के वो होटल जहाँ जाने का मैंने कभी सोचा भी नहीं था, वहाँ जाके खाना मेरे लिए ख्वाब सा लगता था। वो मुझे कहता कि तुम्हें बुर्का पहनने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर बुर्का पहनोगी तो एंजॉय कैसे करोगी और तुम्हें तो आज़ादी का मज़ा कैसे आएगा। वो मुझे खुले दिल के साथ साथ लेके चलता और मुझे हर वो सहूलत देता जो मैं चाहती थी।
हमने शादी के कुछ ही दिनों में शहर के ज़्यादातर मशहूर मकामात देख लिए। जुनैद मुझे शहर के पार्कों में लेके गया, बड़े बड़े मॉल्स दिखाए, नई नई चीज़ें खरीद के दी और अपनी दुनिया में मुझे इस तरह शामिल किया जैसे मैं हमेशा से उसके साथ रही हूँ। मुझे लगता था कि मेरे ख्वाब वाकई में सच हो गए हैं और अब मेरी ज़िंदगी किसी परियों की कहानी की तरह गुजर रही है। ना किसी की रोक टोक है, ना किसी का डर है, ना कोई रिश्तेदार है जो तंग करे। बस एक शौहर है जो खुश रखने वाला है और एक बीवी है जो खुश रहने वाली है। ये मेरी कहानी का पहला बाब है, जहाँ मैंने अपने ख्वाबों की ताबीर को छुआ, जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी को एक नए रंग में देखा और जहाँ से मेरे सफ़र का असल आगाज़ हुआ। एक ऐसा आगाज़ जो सुकून, खुशी और मोहब्बत से भरा हुआ था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे मेरी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोड़ आए जिनका कभी मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। एक दिन जुनैद ने मुझे अपने साथ एक बिज़नेस पार्टी में ले जाने का कहा और कहा कि तुम्हें मेरे दोस्तों से भी मिलना चाहिए। मैंने हामी भर ली और हम वहाँ पहुँच गए तो मैंने देखा कि माहौल बहुत ही शानदार और दिलकश था। हर एक चीज़ बड़ी नफासत के साथ तरतीब दी गई थी। लोग जदीद लिबास में मलबूस थे, हर किसी की शख्सियत और मकाम वाज़े हो रहा था। लड़कियां भी इंतहाई हसीन और स्टाइलिश लिबास पहने हुए थीं। बाज़ ने तो स्लीवलेस पहना हुआ था और कुछ ने बैकलेस ड्रेस के साथ अपनी खूबसूरती दिखाई थी। मैं अंदर से हैरान और थोड़ा सा परेशान थी, लेकिन बाहर से मैंने खुश मिजाज और पुरएतमाद होने का तासुर दिया ताकि कोई ये ना समझे कि मैं जाहिल हूँ या मेरे लिए यह माहौल नया है। मैंने गौर से देखा तो नोट किया कि जुनैद के एक दोस्त की बीवी दूसरे दोस्त के साथ खड़ी हुई थी और पहली बीवी वाले दोस्त के साथ खड़ी थी और जाते हुए वो लोग एक दूसरे की गाड़ी में बैठ के चले गए। ये मंजर देख के मैं थोड़ा हैरान और उलझन में थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे मुमकिन है। रात को मैंने जुनैद से पूछा कि ये सब कैसे हो सकता है तो वो मुस्कुरा के बोला कि ये तो यहाँ होता ही रहता है। मैंने बड़ा हैरान होकर कहा, क्या होता रहता है? वो बोला, इसे कपल स्वीपिंग कहते हैं। मैंने कहा, क्या मतलब? वो समझाने लगा कि उसकी बीवी उसके साथ और दूसरे के साथ वाली बीवी एक रात के लिए ये सब करते हैं ताकि जायका बदल जाए और ज़िंदगी में थोड़ा सा नयापन आ जाए। मैंने कहा, यह तो सरासर गलत और गैर अखलाकी बात है, ये तो किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं। लेकिन वो बोला कि यहाँ सब चलता है। अगर लोग अमीर और ताकतवर हों तो अपने पैसे और असर और रसूख से मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात करते हैं। ये सब मामूल की बात है और मुझे लगता है कि उनके लिए नॉर्मल है। मैंने कहा कि तुम्हें ये सब वाकई नॉर्मल लगता है? वो बोला, हाँ, जब सब करते हैं तो ये चीज़ नॉर्मल हो जाती है और दोनों तरफ से ये सब अपनी मर्ज़ी से होता है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाती, इसलिए किसी को बुरा नहीं लगता। मैंने कहा कि ऐसे दोस्तों से दूर रहो, ये लोग बिल्कुल अच्छे नहीं। लेकिन उसने कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं दूर नहीं रह सकता क्योंकि ये लोग सिर्फ मेरे दोस्त नहीं बल्कि मेरे बिज़नेस पार्टनर भी हैं। सलीम की बीवी आज इकराम के साथ थी। सलीम इस दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है और मैंने दोस्ती ख़ास तौर पे इसलिए की ताकि वो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करे। मैंने 2-2.5 साल तक उसके बेहुदा लतीफ़ों पे हंसते हुए अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर की ताकि उसे ये ना लगे कि मैंने सिर्फ सरमायाकारी के लिए दोस्ती की है। आखिरकार मैंने उसे अपनी कंपनी में सरमायाकारी करने पे आमादा कर लिया। अगर उसने इन्वेस्ट किया तो मुझे वादा मिला कि मुझे हीरो का खूबसूरत और कीमती सेट बनाया जाएगा। मैं खुश हो गई क्योंकि मुझे हीरो के सेट की सोच कर ही बहुत खुशी हो गई थी। मुझे कारोबारी बातें ज़्यादा समझ नहीं आती, लेकिन इस मौके पे मुझे ये खुशी और राहत महसूस हुई कि मेरे शौहर की कोशिशें मेरे फ़ायदे में आएंगी। मैं कभी कभी अपने घर वालों से मिलने भी जाती थी। जुनैद कहता, तुम खुद ही चली जाया करो, शाम को मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। अगले दिन मेरे कपड़े और जूते देख के सारे रिश्तेदार मुझ पर रश करते थे और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि मैं अपने ख्वाबों की ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता कदम रख रही हूँ और हर लम्हा मुझे खुशी और सुकून दे रहा है। मेरी ज़िंदगी वाकई एक नए रंग और खुशियों से भरे माहौल में दाखिल हो गई थी। अब अक्सर व बेशतर मुझे जुनैद अपने साथ बिज़नेस पार्टीज़ में ले जाने लगा और मुझे ये सब तजर्बात दिन ब दिन ज़्यादा दिलचस्प और पुरलुत्फ़ लगने लगे। मैंने सोचा कि घर में अकेले बैठ के वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि मैं इन मौक़ों से ज़्यादा सीखूं और माहौल को समझूं ताकि मुझे नए लोगों के अंदाज़ और ज़िंदगी के नए रंग देखने को मिले। एक दिन वो किसी ज़रूरी काम के लिए साइट पे चला गया और मैं टेबल के पास बैठी थी कि सलीम आके मेरे पास बैठ गया। जुनैद ने मुझे पहले ही कहा था कि उससे बात करते हुए अपने रवैये और बातचीत में महारत दिखाओ ताकि वो मुतासिर हो जाए।
میں نے دل جمی سے اپنی باتیں شروع کیں اور خوش مزاجی کے ساتھ ہر جملے میں دلچسپی اور شائستگی دکھائی۔ سلیم بھی گفتگو میں شامل ہو گیا اور ہم ہنستے مسکراتے وقت گزارنے لگے۔ اس نے مسکرا کے کہا، بھابھی جی، آپ لوگوں کی شادی بہت پسند کی جاتی ہے۔ اور میں نے ہنس کے جواب دیا، نہیں ایسا کچھ نہیں، آپ کو ایسا کیوں لگا کہ شادی سب کو پسند ہے؟ وہ بولا، آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ کے شوہر آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں وہ تو واقعی بہت اچھے ہیں، اور آپ کی بیوی بھی بہت اچھی ہیں۔ وہ بولا، بیوی تو اچھی ہے لیکن اب اس سے بور ہونا شروع ہو گیا ہوں۔ میں نے حیرانی سے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ بیوی سے کون بور ہوتا ہے؟ وہ ہنسنے لگا اور بولا، بیوی سے ہی بور ہوا جاتا ہے۔ آپ کی شادی ابھی نئی نئی ہے، ابھی آپ کو شاید یہ سمجھ نہ آئے۔ یہ جو آپ کا شوہر ہے نا، یہ بھی ورکنگ مشین کی طرح ہے۔ وہ اپنے کام سے بہت محبت کرتا ہے، اور یہی اس کی زندگی کا اصل مقصد بھی ہے۔ یہی اس کے دن رات کا معمول ہے، اور اسی وجہ سے وہ کبھی وقت ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اسی طرح ہم دونوں نے ہنستے مسکراتے اور گفتگو کرتے ہوئے کئی موضوعات پہ باتیں کی۔ میں نے بزنس کے معاملات کے بارے میں پوچھا اور ساتھ ہی کچھ غیر رسمی اور ذاتی باتیں بھی کیں تاکہ ماحول نرم اور خوشگوار رہے۔ پھر اٹھ کے چلا گیا اور بولا، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، آئے کبھی آپ بھی گھر بیٹھ کے وقت گزاریں۔ میں نے کہا، ہاں آج میں بھی یہی سوچ کے آئی تھی۔ بزنس کے معاملات مجھے زیادہ سمجھ نہیں آتے، لیکن کسی کے ساتھ باتیں کرنا اور گفتگو کرنا بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ انسان جب دوسروں کے ساتھ وقت گزارنے لگتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے اور وقت بھی اچھی طرح گزرتا ہے۔ میں نے بڑے شوق اور دلچسپی کے ساتھ بات کی، اور جنید دور سے ہی سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ میں نے بڑے شفاف اور سادہ انداز میں بتا دیا کہ یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ وہ ہنسنے لگا اور بولا، اچھی بات ہے، تم بہت اچھا کھانا بناتی ہو، کسی دن ان کو گھر پہ بلائیں گے تاکہ سب خوش رہیں اور بات چیت میں دلچسپی بھی بڑھے۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ جنید نے اپنے دوست سلیم اور اس کی بیوی کو ہمارے گھر بلایا۔ اس کی بیوی کا نام مریم تھا۔ وہ بھی بڑی خوش اخلاق اور شائستہ خاتون تھی، لیکن اس کے طرز زندگی میں یہ نظام اتنا رچا ہوا تھا کہ وہ ہمیشہ برانڈز کے کپڑے اور قیمتی چیزوں کی باتیں کرتی رہتی۔ پیسوں کی باتیں کرنا اس کے معمول کا حصہ تھا، یہ اس کی عادت تھی، اور میں نے محسوس کیا کہ اس کا قصور نہیں بلکہ ماحول اور تربیت نے اسے یہ سکھایا تھا۔ ہم نے ان کے ساتھ کھانے کا لطف لیا اور انہوں نے میرے بنائے ہوئے کھانے کی دل کھول کے تعریف کی۔ میرے شوہر نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب صحیح وقت ہے میں ان سے بزنس ڈیل کے بارے میں بات کروں۔ میں نے دل میں سوچا، میں بھی ان کے لیے دعا کروں گی تاکہ سب کچھ اچھے سے ہو جائے اور ہماری زندگی میں سکون اور خوشی ہمیشہ قائم رہے۔ یہ لمحے میرے لیے نہایت دلچسپ اور خوشگوار تھے، کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کے ہر پہلو میں شریک ہوں اور ہر تجربے سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہی ہوں۔ جنید نے واپس آ کے کہا کہ وہ انویسٹمنٹ کی بات کرنے گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ جب وہ واپس آئے گا تو بہت خوش ہوگا، لیکن اس کے چہرے پہ کچھ سوچ اور الجھن کے آثار تھے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا، ایک ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ میں نے پوچھا، ہاں بتائیں، آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ اس نے کہا، بات یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کی بات تو میں نے کر لی، لیکن سلیم کہہ رہا ہے کہ کل ایک بہت بڑی پارٹی ہے۔ اس پارٹی میں وہ اعلان کرے گا کہ تم اور میں اب بزنس پارٹنر بن گئے ہیں، مل کے بزنس کریں گے۔ میں نے خوشی سے کہا، تو بات تو پکی ہو گئی نا، صحیح تو ہو گیا، جو آپ کہہ رہے تھے وہی تو ہوا ہے۔ اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا، نہیں، اس کی شرط یہ ہے کہ اسی پارٹی میں مریم کے ساتھ جاؤں اور تمہیں اس کے ساتھ جانا ہوگا، یعنی کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کی بیویاں ایک رات کے لیے ادلا بدلی کرنی ہوگی۔ میں حیران رہ گئی اور کہنے لگی، یہ کیسی بات کرتی تم نے؟ اس نے کہا کہ تمہاری بیوی مجھے اچھی لگی، اس لیے میں نے یہ بات کر دی۔ میں نے کہا کہ اس لیے وہ مجھ سے گپ شپ کرتا تھا؟ میں تو سمجھ رہی تھی کہ بس نارمل گپ شپ ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے زور سے کہا، نہیں، آپ اس کو منع کر دیں، یہ کوئی طریقہ نہیں، میں نہیں کروں گی یہ سب۔ اور آپ نے ایسی شکل کیوں بنا رکھی ہے جیسے آپ سوچ رہے ہیں؟ آپ انکار کر کے آئے ہیں نا؟ میں نے دوبارہ پوچھا تو جنید کچھ نہیں بولا۔ خاموشی کا مطلب تو ہاں ہی ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا بول کے آئے ہیں؟ تو اس نے کہا، بول کے جو بھی آیا ہوں وہ ایک طرف رکھو، لیکن میری بات غور سے سنو۔ تمہیں پتہ ہے میں اس ڈیل کے پیچھے کب سے پڑا ہوں؟ یہ میری زندگی کا کتنا بڑا گولڈن چانس ہے، تو میں جانتا ہوں کہ ہم لکھ پتی سے کروڑ پتی بن جائیں گے
صرف ایک رات کی بات ہے، اس کے بعد ہماری زندگی بدل جائے گی، ہمارے بچوں کی زندگی بدل جائے گی، ہمارا مستقبل سنور جائے گا، اور جو تم کہو گی میں تمہیں لے کے دوں گا، ہیرو کا جو بھی سیٹ تم مانگو گی لے کے دوں گا۔ میں حیران رہ گئی اور کہا کہ جنید یہ کیسے ممکن ہے؟ میں کیسے اس کے پاس جا سکتی ہوں؟ اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ تم تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس جا رہی ہو، اس کی بیوی تو میرے پاس آئے گی۔ میں نے کہا کہ یہ بھی کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ تو جنید بولا، بس ایک رات برا خواب سمجھ کے برداشت کر لو، اس کے بعد ہماری زندگی بدل جائے گی۔ میں کبھی بھی تمہیں اس بات کا طعنہ نہیں دوں گا، اور ہم کبھی اس بات کا ذکر بھی نہیں کریں گے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن خود سوچو، آج کل کے دور میں جہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں لکھ پتی سے کروڑ پتی بننے کا موقع مل رہا ہے، اور ہم کیا کریں؟ کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ ہم نے بڑی نیک نیتی سے اس موقع کو ٹھکرا دیا؟ ہمارا نام کسی تعریف میں سنہرے حروف میں نہیں لکھا جائے گا۔ جب ہم بھوک سے مر رہے ہوں گے، کوئی ہمیں روٹی دینے نہیں آئے گا، ہمیں اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے۔ جنید نے مزید کہا، اور اگر تم میرے لیے یہ نہیں کر سکتی تو پھر میں بھی تمہیں کبھی اس نظر سے نہیں دیکھوں گا، تم میری نظروں سے گر جاؤ گی۔ یہ سن کے میں حیران رہ گئی، اور تھوڑی دیر کے لیے دل میں خوف و اضطراب نے جگہ بنا لی۔ لیکن میں نے سوچا کہ پیسے آئیں گے، پیسے سے سب کچھ ہوگا، اور میں اپنی مرضی سے جا رہی ہوں، کیونکہ میرا شوہر تو مجھے بھیج رہا ہے خود۔ یہ سوچ کے میں نے صبح اٹھ کے جنید سے کہا کہ میں تیار ہوں، اور میں ہر لحاظ سے اس موقع کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو گئی کہ آج کا دن ہمارے لیے زندگی بدل دینے والا ثابت ہوگا۔ میں نے پوری رات سوچا یہ فیصلہ کتنا بڑا اور اہم ہے۔ میرے دل میں خوف بھی تھا اور تجسس بھی۔ میں نے اپنے دماغ میں ہر منظر کو دہرایا کہ ایک رات کے بعد ہماری زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں گی، اور کیسے ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے یہ موقع فائدے میں بدل سکتے ہیں۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ آج میں اپنی ہمت اور اعتماد کے ساتھ یہ قدم اٹھاؤں گی، کیونکہ یہ صرف ایک رات کی بات ہے، اور اس کے بعد ہماری زندگی میں سکون، خوشحالی اور دولت کی روشنی چھا جائے گی۔ جب میں نے جنید کو بتا دیا کہ میں یہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں، تو اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار صاف نظر آئے۔ وہ فوراً خوش ہوا، اور میری خوشی میں اور اضافہ ہو گیا۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ ہمیں بازار جانا چاہیے تاکہ میں اپنے لیے اچھے کپڑے خرید سکوں۔ وہ کہنے لگا، تم جس کپڑے میں خوبصورت لگو وہی بہترین ہے، چاہے کپڑے کتنے بھی مہنگے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اس کی بات سنی اور محسوس کیا کہ اس کا مقصد صرف میری خوشی اور اعتماد ہے۔ پھر وہ بازار لے گیا اور مجھے کپڑوں کی مناسب تعداد میں انتخاب کرنے دیا۔ میں نے ہر کپڑا پہن کے دیکھا، اور جنید ہر ایک کپڑے پہ اپنی رائے دے رہا تھا کہ یہ تم پہ زیادہ اچھا لگے گا، یا یہ زیادہ تمہارے اندازے کے مطابق ہے۔ پھر اس کپڑوں کے ساتھ وہ دیگر لوازمات بھی خرید کے دے گیا، جیسے بیلٹ، جوتے، بیگ اور زیورات، تاکہ میں مکمل طور پہ تیار اور پرکشش لگوں۔ اس کے بعد اس نے مجھے پارلر بھیج دیا اور خود 4 گھنٹے باہر بیٹھا رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ آج وہ اپنے جذبات پہ قابو پا رہا ہے، کیونکہ پہلے اگر میں 1 گھنٹہ بھی پارلر پہ وقت ضائع کر دیتی تھی تو وہ کہتا تھا جلدی کیا کرو یار، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ لیکن آج وہ بہت خوش اور پرسکون تھا، بات بات پہ کہہ رہا تھا، میری جان، میری جان، تم تیار ہو گئی میری جان، تم نے کون سے کپڑے پہنے ہیں میری جان، تم بہت اچھی لگ رہی ہو، چلو میری جان چلتے ہیں۔ میں حیران تھی کہ اتنی محبت اور خوشی کے اظہار کو میں کیسے دیکھ رہی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں خوشی اور محبت کا رنگ صاف نظر آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میرا دیوانہ ہے۔ پھر ہم لوگ پارٹی میں گئے، وہاں ہم نے مل جل کے کھانا پیا، باتیں کی اور سب کے ساتھ مسکرائے۔ ماحول بہت خوشگوار تھا، لیکن جب پارٹی ختم ہوئی تو واپس جاتے وقت مجھے اپنے شوہر کے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھنا تھا، بلکہ سلیم کے ساتھ جانا تھا۔ یہ سوچ کے دل میں عجیب سا احساس ہوا، لیکن میں ہمت کر کے چلی گئی، اور اس کی بیوی بھی بڑے آرام سے اور نارمل انداز میں میرے شوہر کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شروع میں مجھے سب کچھ عجیب لگ رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر میں یہ سب معمول لگنے لگا، اور میں نے خود کو ماحول کے مطابق ڈھال لیا۔ سلیم میرے ساتھ بہت شائستگی اور خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آیا۔ اس نے کہا، تمہارے لیے میں نے بہت سارے گفٹ خرید کے رکھے ہیں، کیونکہ تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ اس نے مجھے سونے کی انگوٹھی بھی دی اور کہا، یہ میری طرف سے گفٹ ہے، اور مزید بہت سارے گفٹ پہلے سے ہی تیار رکھے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ اپنے ساتھ لے جاؤ اور گھر جا کے کھولو۔ ان میں آئی فون بھی شامل تھا۔ میں نے ہر چیز کو غور سے دیکھا اور چمک دمک میں کھو گئی۔ یہ رات بھی ایسے ہی گزر گئی، اور اس کی بیوی واپس چلی گئی، اور میں بھی اپنے گھر واپس آ گئی۔ گھر پہنچ کے میں نے سارے تحفے کھولے تو اندازہ ہوا کہ ان سب تحفوں کی مالیت تقریباً 25 لاکھ بنتی ہے۔
जुनैद बहुत खुश था। मैंने कुछ पूछने की कोशिश की तो उसने कहा, बस जो कुछ भी हुआ उस पे न तुम मुझसे कुछ पूछोगी और न मैं तुमसे कुछ पूछूंगा। इसके बाद हम उसका जिक्र तक नहीं करेंगे। उसे फिर से मेरे साथ उसी तरह पेश आना शुरू किया जैसे पहले पेश आता था कि तुम तो मेरी जान हो और मेरी बीवी हो। तुमने मेरा इतना साथ दिया और अब सारी ज़िंदगी मैं तुम्हारी खिदमत और मोहब्बत करूँगा। हम खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। मैंने भी सोचा कि अगर पूरी ज़िंदगी की खुशी के लिए मुझे इतना छोटा सा कदम उठाना पड़ा तो इसमें क्या बुरा है। इतना परेशान होने की कोई बात नहीं। मैंने अपने दिल से सब खौफ और हिचकिचाहट भुला दी। बस आने वाली खुशियों के लम्हों का इंतज़ार करने लगी। इसके बाद कुछ दिनों तक जुनैद बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गया। वो रोज़ सुबह निकल जाता और रात गए वापस आता। जब आता भी तो थका हुआ होता और सीधा अपने कमरे में जाके लेट जाता। मैंने कई बार उससे पूछा कि ये सब क्या चल रहा है तो उसने कहा कि इन्वेस्टमेंट हो गई है और मेरे अकाउंट में पैसे आ गए हैं। अब मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है क्योंकि ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। उसने कहा कि प्रॉफिट भी आने लगा है और मुझे अपने बिजनेस को अगले दर्जे तक लेके जाना है। ये सब बातें वो मुझे बड़े फ़ख्र से सुनाता और शुरू में मुझे बहुत खुशी होती क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा शौहर कामयाब हो रहा है और हमारी ज़िंदगी संवर रही है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने महसूस किया कि ये बातें तो मुझे समझ आना शुरू हो गईं, मगर मेरी ख्वाहिशात और मेरे ख्वाब कहीं पीछे रह गए। एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे कहा कि जुनैद, अब तो तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ गए और प्रॉफिट भी होने लगा, तो मुझे हीरो का सेट कब लेके दोगे जिसका वादा तुमने किया था। उसने मुझे देख के हंसने की कोशिश की और कहा, दे दूंगा, सब्र करो, अभी इन्वेस्टमेंट हुई है, अभी प्रॉफिट आ रहा है, ज़रा वक्त दो, फिर ले लूँगा। मैं उसकी बात मान गई, लेकिन दिल ही दिल में सोचा कि ये कौन सा बड़ा वादा है, ये तो अभी पूरा हो सकता है। मगर मैं खामोश रही और वक्त गुजरता गया। यूँ करते करते 2 महीने गुजर गए, लेकिन उसने हीरो का जिक्र तक न किया। मैंने जब भी याद दिलाया तो उसने बात बदल दी और कभी कहा कि अभी नहीं मुमकिन है, कभी कहा कि यह फजूल खर्ची है। मैंने दिल ही दिल में महसूस किया कि शायद उसने मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया और अब मेरी कोई हैसियत नहीं रही। उसका रवैया भी बदल गया था। पहले वो छोटी छोटी बातों पे प्यार से बात करता था, लेकिन अब ज़रा सी बात पे गुस्सा करने लगता और मुझसे कहता, तुम तो बस हीरो के सेट के पीछे पड़ गई हो, तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। मुझे उसके बदलते हुए लहजे ने तोड़ के रख दिया। मैंने कहा, जुनैद, मुझे नहीं पता कि हीरो के सेट की कीमत क्या होती है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जब तुमने वादा किया था तो तुम्हें सोच समझ के करना चाहिए था। मैंने तुम पे भरोसा किया, तुमने कहा था जो मांगोगी लेके दूंगा, मगर अब तो तुम कुछ भी देने को तैयार नहीं। वो गुस्से से बोला, अभी नहीं दे सकता और ये बात ख़त्म करो। लेकिन इसी दौरान मैंने देखा कि अपनी गाड़ी उसने अपग्रेड कर ली है, एक नई चमकती दमकती ख़रीद ली है, अपने लिए एक महंगा फ़ोन भी ख़रीद लिया है, नए नए कपड़े और घड़ियां भी ले रहा है, लेकिन मेरे लिए वो कुछ भी लेने को तैयार नहीं। मैंने एक दिन कहा, जुनैद, तुमने कहा था मैं जो मांगूंगी तुम मुझे लेके दोगे। मैं अपने अम्मी अब्बू को उम्रे पे भेजना चाहती हूँ, वो लोग बहुत दिनों से इस ख्वाहिश में हैं और कुछ पैसे उन्होंने खुद भी जमा किए हैं। अब सिर्फ 8 लाख रुपए कम है और वह मैं चाहती हूँ कि तुम दे दो। उसने मेरी बात सुन के गुस्से से कहा कि मैं तुम्हारे माँ बाप की उम्र के लिए पैसे क्यों दूँ, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैं ये नहीं दे सकता। मैं सुन के सख्ते में रह गई क्योंकि मुझे याद आया कि यही वो शख्स था जो मुझे कहता था कि हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी और जो कहोगी मैं तुम्हें ला के दूंगा। अब वही शख्स मेरे माँ बाप की ख्वाहिश को पूरा करने से इनकार कर रहा है। मुझे ऐसे लगा कि मैंने उस पर अंधाधुंध भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। एक दिन हम एक और बिजनेस पार्टी में गए। जुनैद मसरूफ़ हो गया और मैं एक तरफ बैठ गई। थोड़ी देर बाद सामने से सलीम आता दिखाई दिया। वो सीधा मेरे पास आया और मेरे बराबर में बैठ गया। मुझे नहीं मालूम क्यों, मेरा दिल चाह रहा था कि उसकी तरफ ना देखूं। मेरी नज़रें बार बार झुक रही थी, लेकिन उसने बात शुरू कर दी। कहने लगा, भाभी जी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। आपके चेहरे पे वही रोशनी नहीं जो पहले थी। मैंने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर दिल की भड़ास निकल आई। मैंने कहा, हाँ, मैं परेशान हूँ, मेरा जुनैद के साथ झगड़ा हुआ है। सलीम ने फ़ौरन पूछा, किस बात पे हुआ? मैंने कहा, मैं अपने माँ बाप को उम्रे पे भेजना चाहती हूँ। उन लोगों ने कुछ पैसे जमा किए हैं, लेकिन सिर्फ 8 लाख की कमी है। मैंने जुनैद से कहा कि वो दे दे, मगर उसने इनकार कर दिया। ये सुन के सलीम के चेहरे पे संजीदगी आ गई। वो बोला कि ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं। फिर उसने फ़ौरन अपनी जेब से चेकबुक निकाली और उस पर 10 लाख का अमाउंट भर के मुझे पकड़ा दिया। मैंने घबरा के कहा, नहीं नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकती, ये मुनासिब नहीं। लेकिन उसने मुस्कुरा के कहा, क्यों नहीं ले सकती?
मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, और वैसे भी किसी को उम्रा करवाने से ना सिर्फ उससे सवाब मिलता है, बल्कि जो भी इस नेकी का हिस्सा बनता है उसे भी फ़ायदा होता है। आप अपने अम्मी अब्बू से कहना कि मेरे लिए और मेरे बिज़नेस के लिए भी दुआ करें। और ये बात जुनैद को बताने की ज़रूरत नहीं। मैं ये सब सुन के हैरान रह गई कि ये कैसा शख्स है जो इतनी बड़ी रकम सिर्फ इसलिए दे रहा है कि मेरे वालिदैन की एक ख्वाहिश पूरी हो सके। मैंने लम्हा भर को सोचा और फिर वो चेक ले लिया, लेकिन मैंने अपने माँ बाप से कहा कि ये पैसे जुनैद ने दिए हैं। इससे जुनैद की इज्जत भी बन गई और अम्मी अब्बू भी खुशी खुशी उम्रे की तैयारी करने लगे। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि जिस शख्स पर मैंने भरोसा किया वो तो मेरे ख्वाब तोड़ रहा है, और जो अजनबी सा दोस्त है वो मेरी ज़िंदगी की मुश्किल आसान कर रहा है। मैंने दोबारा जुनैद से कहा कि मुझे हीरो का सेट ले दो, और वो बात जैसे ही मेरे मुंह से निकली तो जुनैद ने गुस्से से मेरे ऊपर चीखना शुरू कर दिया। उसने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जानती हो कि तुम कहाँ की हो और किस ख़ानदान से हो? तुम एक गरीब गांव की लड़की हो जो किस्मत से एक अमीर बंदे के घर आ गई। अब तुम्हें हीरो का सेट चाहिए? कभी तुम्हारी माँ ने हीरो का सेट देखा है? क्या कभी तुम्हारे बाप ने अपनी बीवी के गले में हीरे डलवाए हैं जो तुम्हें आज चाहिए? और वो ऐसी ऐसी तल्ख बातें करता गया कि मेरा दिल फटने लगा। मैं खामोशी से सुनती रही और मेरी आंखों से आंसू बहते गए। उस रात मैंने तकिया भीगने तक रोना बंद नहीं किया। अगले ही दिन मेरी मुलाकात सलीम से हो गई। वो मुझे देखते ही कहने लगा, तुम्हारा चेहरा क्यों इतना उदास लग रहा है? तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं? क्या हुआ है? मैंने आहिस्ता आवाज़ में कहा, कुछ नहीं, बस जुनैद से झगड़ा हो गया है। वो फिर भी ना माना और बोला, तुम मुझसे मत छुपाओ, मैं सब समझ रहा हूँ। मैंने आहिस्ता से कहा कि मैंने उससे हीरो का सेट मांगा था। उसने मुझे ना सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि मुझे बहुत बुरा भला कहा। उसने मुझे मेरे माँ बाप की गुर्बत याद दिलाई और कहा कि तुम्हारी औकात यही है कि जो मिल रहा है उसी पे खुश रहो। सलीम ने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि ये सब भूल जाओ और मेरी आंखों में देखो। फिर उसने अपने फ़ोन में जवाहरात की दुकान खोली और ऑनलाइन हीरो के मुख्तलिफ सेट्स दिखाने लगा। उसने कहा, तुम बस ये बताओ कि कौन सा पसंद है। मैंने घबरा के कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं लूँगी, ये सही नहीं। उसने मुस्कुरा के कहा, तुम बस एक सेट पे हाथ रख दो, बाकी मैं देख लूँगा। आखिरकार मैंने हिचकिचाते हुए एक बहुत ही खूबसूरत और महंगे हीरो के सेट पे हाथ रखा। वो फ़ौरन दुकानदार को कॉल मिलाने लगा। उसे फ़ोन पे कहा कि ये वाला सेट मेरे घर पे डिलीवर कर दें, मैं अभी अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ। दुकानदार ने कहा, ठीक है, और कॉल बंद कर दी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और एक अजीब सा सुकून भी आया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई कोई मेरे लिए ये सब कर रहा है। जब वो सेट मेरे पास आया और मैंने उसे गले में पहना और शीशे के सामने खड़ी हुई तो खुद को पहचान नहीं पा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई और ही हूँ। उसी लम्हे पीछे से दरवाज़ा खुला और जुनैद अंदर आ गया। उसने मुझे देखते ही चौंक के कहा, ये क्या है? ये हीरो का सेट कहाँ से आया तुम्हारे पास? इतने पैसे कहाँ से आ सकते हैं? मैंने सच बोलने का फ़ैसला किया और कहा, यह सलीम ने दिया है। जुनैद ने गुस्से से कहा, किसने कहा था उसे कि तुम्हें हीरो का सेट चाहिए? मैंने कहा, मैंने बताया था, क्योंकि तुम मुझे नहीं दे रहे थे। उसने दे दिया। जुनैद का चेहरा सुर्ख हो गया। वो चीख के बोला, तुम पागल हो गई हो? तुम्हें पता है ये कितनी बड़ी बात है? तुमने ये कैसे ले लिया? उसे वापस करो, अभी इसी वक्त वापस करो। मैंने कहा, मैं वापस नहीं करूँगी और ना ही वो वापस लेगा। जुनैद ने ज़ोर दे के कहा कि इसके बदले में वो कुछ ना कुछ ज़रूर मांगेगा। कोई भी इतनी बड़ी चीज़ यूं ही नहीं देता। मैंने तल्खी से कहा, जो कुछ मांगना था वो पहले ही ले चुका है, और वैसे भी वो सिर्फ कारोबारी आदमी नहीं, तुम भी एक कारोबारी आदमी हो। जुनैद ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहा, ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने कहा, बकवास नहीं, हकीकत है। तुमने अपने कारोबार के लिए मुझे इस्तेमाल किया और जब मैंने अपनी खुशी के लिए कुछ मांगा तो तुमने मुझसे झगड़ा किया और मुझे मेरी औकात याद दिलाई। अब बताओ, तुम ज़्यादा कारोबारी हो या सलीम? वो कम अज़ कम मुझे खुश तो करता है, तुम मुझे सिर्फ रुलाते हो। ये सुनकर जुनैद के पास बोलने को कुछ न रहा, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया कि जब वो मेरा ख्याल नहीं रखता तो मैं उसकी परवाह क्यों करूं। एक दिन जब जुनैद दफ्तर गया हुआ था, मैंने उसके फ़ोन की स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन देखा। मैंने सोचा शायद कोई मामूली मैसेज होगा। मैंने फ़ोन उठाया और खोल के देखना शुरू किया तो सलीम की बीवी मरियम का मैसेज दिखाई दिया। वो मैसेज बहुत नरम और मोहब्बत भरे अल्फाज पर मबनी था। मैंने पढ़ा, मरियम उसे गुड मॉर्निंग लिख रही है, और इसके बाद एक लंबी नरम सी गुफ्तगू चल रही थी। मेरे अंदर एक अजीब सा सावन उठा।
मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पे हाथ रख के तेज़ सांसें रोकती हों। मैं फ़ौरन जुनैद को कॉल करके पूछने लगी, ये सब क्या है? वो हिचकिचाया मगर जल्दी से बोला, ये क्या देख रही हो? मैंने सख्त लहजे में कहा, ये तुम्हारा फ़ोन है। और ये मैसेज किसका है? वो खामोश रहा, फिर आहिस्तगी से बोला, क्यों? नारा मत करो, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कहा, ये अगर कोई मामूली बात है तो फिर तुमने मुझे क्यों ये सब करने को कहा था? उसने फ़ौरन जवाब दिया कि वो सिर्फ कोर्स वगैरह की बातें होती हैं, वो कुछ नहीं है। मैंने फ़ोन पास रखा मगर मेरे दिल में शक का कांटा अंदर ही अंदर घुलता गया। रात को जब वो घर आया तो मैंने बराह रास्त उससे पूछा, क्या मतलब है ये मैसेज, ये किसका है? उसने शुरू में हंसते हुए कहा, तुम क्यों इतने सीरियस हो रही हो? मैंने कहा, तुमने खुद कहा था कि हम दोनों इनमें से किसी के साथ ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, तो फिर वो क्यों पैगाम भेजती है? जुनैद ने नज़रें झुका के कहा कि फिर तुमने क्यों ताल्लुक़ बनाया? मैंने कहा, क्योंकि तुमने मेरी ज़रूरत पूरी नहीं की। तुमने वादा किया था जो मेरे लिए ज़रूरी था वो पूरा करोगे। उसने सख्त लहजे में कहा, कौन सी औरत को 8 लाख रुपए और हीरो का सेट दरकार होता है? घर में तुम्हें ऐसी चीज़ों की कमी है? ये सुन के मेरे अंदर एक ऐसी लहर दौड़ी कि मेरे लब कांपने लगे। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और लब कांपते रह गए। मैं कुछ बोल न सकी। उस रात हमारे दरमियान सख्त झगड़ा हुआ। उसकी बातें मेरे दिल को बहुत तकलीफ़ पहुंचा गईं। वो बार बार कहता, तुम अपनी हद में रहो, तुम्हें अपनी असल पहचान महसूस करो, तुम्हारी जड़ें कहाँ हैं और ये सब तुम क्या सोच रही हो? मैं रात भर सोच में पड़ी रही और आंसू रुकते ना थे। मुझे लगा कि जैसी मेरी वो दुनिया जिसे मैंने ख्वाब देखा था अब धुंधली पड़ गई। अचानक रात के बीच मेरी तबीयत ख़राब हो गई। पेट में अजीब सा दर्द हुआ। मुझे चक्कर सा आने लगा। जुनैद घबरा के फ़ौरन सुबह के बजाय मुझे लेके गाड़ी में बैठा और हस्पताल ले गया। रास्ते में बहुत परेशान था। उसे दुआ मांगी और बार बार कहा कि खुदा का नाम लेके रहो, हम ठीक हो जाएंगे। अस्पताल में डॉक्टर ने मुआयना किया और फिर वही जुमला कहा जिसका हमने सब्र से इंतज़ार किया था। डॉक्टर ने कहा कि आप हामिला हैं। ये सुन के हमारी दुनिया बदल गई। हम दोनों के चेहरे पे एक नई रोशनी आ गई। जब इस खबर की हकीकत हमारे दिलों में सरायत कर गई तो फ़ौरन वो तमाम रंज और गुस्सा हमारे दिलों से निकल गया। हम एक दूसरे की तरफ देख के बोले कि हमें सुकून चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चे को क्या देना चाहते हैं। हम दोनों ने मिल के एक दूसरे को फ़ौरन माफ़ किया और उस झगड़े को पीछे फेंक दिया। हमने फैसला किया कि हमें उन लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए जो पैसों के ज़ोर पे हमें तकसीम करने की कोशिश करते हैं। हमने तय किया कि सलीम के साथ ताल्लुकात को अब हम संभाल के रखेंगे, मगर दूरी ऐसी रखेंगे कि उससे महसूस ना हो कि हम भाग रहे हैं, बल्कि हिकमत से काम लेंगे। मैंने जुनैद से कहा कि आज के बाद हम दोनों की जिम्मेदारी सिर्फ हमारे आने वाले बच्चे और हमारी फैमिली है। हमने फैसला किया कि सलीम को बतौर बिज़नेस पार्टनर ही देखेंगे और उसकी बीवी मरियम के साथ भी ताल्लुकात वैसे ही रखेंगे जैसे ये शाइस्तगी का तकाजा है। हमने अहद किया कि किसी भी चीज़ का जिक्र नहीं करेंगे। जो एक रात को बदल देने वाला वाक़या था उसे हमने दिल में दफन कर दिया। बाहर की दुनिया के सामने हम दोनों एक मजबूत जोड़ी बन के रहेंगे। मैंने जुनैद को कहा कि जब भी तुम्हारा दिल चाहे तुम अपने बिज़नेस को संभालो, मगर हमारी हदूद का ख्याल रखो। मैंने कहा कि मैं भी अपनी जगह संभलूंगी और मरियम को इसी अंदाज से हैंडल करूंगी जिस अंदाज से तुम चाहते हो, मगर नरम रवैया इख्तियार करके ताकि किसी को शक ना हो। मैंने कहा कि हम उसे इसी तरह करेंगे कि वो समझे कि हमने कोई दूरी इख्तियार नहीं की बल्कि हमारी मसरूफियत बढ़ गई है। ये सब बातें मैंने जुनैद को कहीं और वो सर हिलाता रहा। हमने एक दूसरे के हाथ पकड़े और अहद किया कि बच्चा आएगा तो हमारी ज़िंदगी में नई रोशनी आएगी और हम उस रोशनी को किसी भी तरह तबाह नहीं होने देंगे। हम दोनों का यह पक्का इरादा था, क्योंकि अब हम सिर्फ मियाँ बीवी नहीं थे बल्कि माँ बाप बनने वाले थे, और ये एक ऐसी जिम्मेदारी थी जिसने हमारी सोच को ही बदल दिया। हम दोनों ने तय कर लिया कि अब हम अपनी ज़िंदगी को संभाल के चलाएंगे और मरियम और सलीम को बड़े तरीके से हैंडल करेंगे, ताकि ना उनको बुरा लगे और ना ही हम दोबारा कभी ऐसी मुश्किल में फंसें जिससे निकलना मुश्किल हो। उन दोनों को हमारी ज़ात से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। उनको तो इस तरह के शिकार मिलते रहते थे और वो बार बार नए लोगों को अपनी दुनिया में शामिल करते रहते थे। हमें भी आहिस्ता आहिस्ता यह हकीकत पता चल गई कि बिज़नेस क्लब जहां हम अक्सर जाते थे वहां पर कपल स्वीपिंग का रवाज उन्हीं दोनों ने शुरू किया था, और ये दोनों इस चीज़ के इतने आदी हो चुके थे कि उन्हें इसके अलावा
سکون ملتا ہی نہیں تھا۔ ہمیں لگا کہ ان جیسے لوگوں سے تو اور بھی زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ لوگ دوسروں کو بھی اپنے کھیل کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ جنید نے فیصلہ کیا کہ اب وہ سلیم کو صرف ایک کاروباری پارٹنر کی طرح ہی ڈیل کرے گا۔ اس کے ساتھ صرف بزنس کی بات ہوگی، اس کے علاوہ کوئی ذاتی تعلق یا بات بالکل بھی نہیں رکھی جائے گی۔ اگر کبھی کسی پارٹی میں غلطی سے ملاقات ہو بھی جاتی تو میں بھی صرف رسمی انداز میں بات کرتی، سلام دعا کر کے خاموش ہو جاتی اور زیادہ گھلنے ملنے سے پرہیز کرتی۔ میری حالت بھی ایسی ہو گئی تھی کہ میں نے پارٹیاں چھوڑ دیں، کیونکہ میرا جسمانی اور ذہنی سکون دونوں بچے کی وجہ سے بدل گئے تھے۔ میں گھر پہ ہی رہتی تھی اور آنے والے وقت کا انتظار کرتی تھی۔ جنید بھی یہ بات سمجھتا تھا اور وہ میرا زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور اللہ نے ہم پہ کرم کیا۔ ہمارا بیٹا پیدا ہوا تو جنید کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ بار بار کہتا تھا کہ یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہے، کیونکہ اس کا اس پوری دنیا میں کوئی نہیں، اور اب اس کو اس کا اپنا وارث مل گیا تھا، وہ وارث جس کا وہ برسوں سے منتظر تھا۔ میں بھی اپنی دنیا میں خوش تھی، کیونکہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنی فیملی کو مکمل کروں، اور اللہ نے یہ خواہش پوری کر دی۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو مجھے اپنی پرانی زندگی یاد آنے لگی۔ میں نے وہ ہیرو کا سیٹ بھی واپس سلیم کو کر دیا تاکہ میرا دل مطمئن ہو کہ میں نے کسی غیر کی دی ہوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھی۔ میں نے دل سے چاہا کہ اب میرا ہر زیور، ہر خوشی، ہر تحفہ صرف میرے شوہر کی طرف سے ہو، اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ جب میں نے جنید کو بیٹا دیا تو اس نے مجھے اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیرو کا سیٹ تحفے میں دیا۔ وہ سیٹ واقعی بہت قیمتی تھا اور اس نے مجھے پہنانے سے پہلے کہا، دیکھو کیوں نہیں دیتا، میں تمہیں تمہاری پسند کی ہر چیز، بس تھوڑا سا انتظار کرنے کو ہی تو کہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے وہ ہیرے کا ہار میرے گلے میں پہنایا اور میری آنکھوں میں دیکھ کے بولا، اب تو موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، اب یہ خوشی مکمل ہے۔ میں اس کے لہجے کی سچائی محسوس کر سکتی تھی۔ اس دن میں بہت زیادہ خوش ہوئی، کیونکہ پہلی بار مجھے یہ یقین ہوا کہ وہ مجھے دل سے چاہتا ہے اور میرے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ بس اس دن کے بعد سے ہماری زندگی کا رخ بدل گیا۔ ہم نے اپنے دلوں میں یہ طے کر لیا کہ ہاں، ہم لوگ بھی اس سسٹم کا حصہ بنے، اور ہم سے بھی ایک بہت بڑی غلطی ہوئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس غلطی کو دہراتے رہیں اور پاگلوں کی طرح اپنی زندگی کو تباہ کر لیں۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی زندگی کو سنبھال کے چلائیں گے اور اپنے بچے کے لیے ایک صاف ستھرا ماحول رکھیں گے۔ یہ سچ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو بہتر بنایا ہے اور وہ خواب پورے کر لیے ہیں جو ہم نے دیکھے تھے۔ اب ہم نے سیکھ لیا کہ کس پہ بھروسہ کرنا ہے اور کس سے بچ کے رہنا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو غلطی ایک بار ہو جائے اس سے سبق لینا چاہیے۔ اس کو بار بار دہرانا انسان کو صرف بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم نے اپنے بیٹے کے آنے کے بعد اپنے ماضی کو دفن کر دیا اور ایک نئے سفر کی شروعات کی، جس میں خوشیاں بھی تھیں، سکون بھی تھا اور ایک نیا عزم بھی تھا۔ آپ لوگ بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی سن کے کیسا لگا؟ باقی یہ بات تو بالکل سچ ہے کہ ہائی سوسائٹی میں اب یہ ٹرینڈ بن چکا ہے اور یہ کوئی عام سی بات سمجھی جاتی ہے، لیکن یہ بہت ہی غلط ٹرینڈ ہے۔ اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا لبنہ اور جنید نے ٹھیک کیا یا نہیں؟